नमस्कार, सारा एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज हमारे पास समझने के लिए काफी कुछ है। एक थिंक टैंक की रिपोर्ट है, मौसम विभाग का विश्लेषण, सरकारी पहलें, अंतर्राष्ट्रीय मुलाकातों के अपडेट्स और हाँ, कुछ और दिलचस्प खबरें भी हैं। हाँ, काफी सारी अलग अलग चीजें आज। बिल्कुल। तो इरादा यह है कि इन सब में से जो सबसे जरूरी जानकारी है उसे निकालें ताकि एक साफ संक्षिप्त नजरिया बन सके। तो चलिए इन बिखरी हुई कड़ियों को जोड़कर देखते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे जलवायु परिवर्तन हमारी अर्थव्यवस्था पर असर डाल रहा है, कैसे भारत अपने मुश्किल उद्योगों को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए पैसों का इंतजाम करने की सोच रहा है। हाँ, वो जो हार्ड टू अबेट सेक्टर्स हैं। सही कहा। फिर हम उत्तर पश्चिम भारत में हुई भारी बारिश के पीछे के विज्ञान को समझेंगे। वोकल फॉर लोकल यानी स्वदेशी अपनाने की बात क्यों इतनी जरूरी हो गई है, भारत चीन रिश्तों में क्या नया मोड़ आया है, और साथ ही तकनीक, सुरक्षा और पर्यावरण से जुड़े कुछ अहम अपडेट्स पर भी नजर डालेंगे। काफी कुछ है। देखते हैं ये सब मुद्दे आपस में कैसे जुड़े हैं। हाँ, तो शुरुआत करते हैं जलवायु, अर्थव्यवस्था और ऊर्जा के गठजोड़ से। सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस यानी सीसैप की एक हालिया रिपोर्ट है। ये भारत के उन उद्योगों पर ध्यान खींचती है जिनका कार्बन उत्सर्जन कम करना सबसे मुश्किल है। वही हार्ड टू अबेट क्षेत्र, जैसे बिजली घर, सड़क परिवहन, स्टील, सीमेंट। बिल्कुल। इनकी दिक्कत यह है कि ये बहुत ज्यादा ऊर्जा इस्तेमाल करते हैं और भारी मात्रा में कार्बन उत्सर्जन भी। सही। इस रिपोर्ट में कुछ चौंकाने वाली बातें हैं। पहली, दुनिया के कुल कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा बढ़ा है। 1990 में ये करीब 2.5% था, जो 2023 तक बढ़कर आम 8% से ज्यादा होने का अनुमान है। हाँ, ये बढ़ोतरी तो है, लेकिन ये भी देखना होगा कि प्रति व्यक्ति उत्सर्जन के मामले में हम अभी भी वैश्विक औसत से काफी नीचे हैं। ये बात भी सही है। दूसरी बात, जलवायु परिवर्तन से हमारी अर्थव्यवस्था को बड़ा खतरा है। अनुमान है कि अगर हमने उत्सर्जन कम करने के ठोस कदम नहीं उठाए तो 2030 तक हमारी प्रति व्यक्ति आय में 2% और 2047 तक 3 से 9% तक की कमी आ सकती है। ये तो बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान है। हाँ। और तीसरी सबसे अहम बात जो रिपोर्ट बताती है वो है पैसों की जरूरत। इन 4 बड़े हार्ड टू अबेट क्षेत्रों को साफ सुथरा बनाने के लिए, मतलब डीकार्बोनाइज करने के लिए, भारत को 2022 से 2030 तक हर साल अपनी जीडीपी का लगभग 1.3% खर्च करना होगा। हर साल जीडीपी का 1.3%? हाँ, ये रकम सुनने में शायद कम लगे, लेकिन इसकी अहमियत तब समझ आती है जब हम इसकी तुलना करते हैं। ये भारत के सालाना स्वास्थ्य या शिक्षा बजट के एक बड़े हिस्से के बराबर है। ये आंकड़ा दिखाता है कि जलवायु परिवर्तन से निपटना अब सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि है हमारी आर्थिक तरक्की और विकास की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक बन गया है। 1.3% जीडीपी सालाना, ये तो वाकई बहुत बड़ी रकम है। पर क्या ये मुमकिन है? क्या निजी क्षेत्र इस काम में पैसा लगाने के लिए वाकई आगे आएगा? रिपोर्ट इस बारे में क्या कहती है? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। रिपोर्ट सिर्फ समस्या बताकर नहीं रुकती, समाधान की राह भी सुझाती है। इसमें 3 मुख्य बातें हैं। पहला, निजी निवेश को बढ़ावा देना होगा। कंपनियों को कम कार्बन वाली तकनीकें अपनाने और इलेक्ट्रिक गाड़ियां ईवीज खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। इसके लिए सरकार को सही नीतियां और नियम बनाने होंगे। ठीक है। और दूसरा, सरकार को खुद भी अहम भूमिका निभानी होगी, जैसे देश भर में ईवी चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क बनाना, बिजली ग्रिड को बेहतर बनाने के लिए रिसर्च पर खर्च करना, बैटरी स्टोरेज और पानी से बिजली बनाने वाले हाइड्रोपंप स्टोरेज जैसे समाधानों में निवेश करना। और तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, कार्बन कैप्चर और स्टोरेज, CCS जैसी नई तकनीकें जो इन मुश्किल उद्योगों के लिए जरूरी हैं, उन्हें दूसरे देशों से हासिल करने में मदद चाहिए होगी। ये तीनों कदम मिलकर ही इस बड़ी चुनौती का सामना कर सकते हैं। समझ गया। अच्छा, जलवायु परिवर्तन का असर सीधे मौसम पर भी दिख रहा है। हाल ही में उत्तर पश्चिम भारत, खासकर पहाड़ी इलाकों में जो भयानक बारिश और भूस्खलन हुए, मौसम विभाग ने उसके पीछे 2 सिस्टम इंटरैक्शन को जिम्मेदार ठहराया है। हाँ, ये टर्म इस्तेमाल हुआ था। ये सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है, पर इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में कहें तो 2 अलग-अलग मौसम प्रणालियां एक ही समय पर एक ही जगह सक्रिय हो गई। एक थी मॉनसून ट्रफ, जो कम दबाव का एक क्षेत्र होता है और आमतौर पर मॉनसून के दौरान सक्रिय रहता है। हाँ, मॉनसून ट्रफ। और दूसरा था एक पश्चिमी विक्षोभ। ये भूमध्य सागर की तरफ से आने वाली नम हवाओं का सिस्टम है,
और आमतौर पर सर्दियों में उत्तर भारत में बारिश लाता है। तो मतलब मॉनसून और सर्दियों वाली बारिश का सिस्टम एक साथ आ गया। बिल्कुल। और इस बार ये मेल बहुत शक्तिशाली साबित हुआ ये कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ से नमी वाली हवाएं खिंचकर हिमालय के निचले इलाकों में जमा हो गईं। अच्छा, दोनों तरफ से। हाँ, ये कुछ ऐसा था जैसे दो अलग अलग दिशाओं से आ रहे पानी के पाइप एक ही जगह पर पूरी ताकत से पानी फेंकने लगे। मानसून ट्रफ अपनी जगह पर था ही, और पश्चिमी विक्षोभ भी एक घूमते हुए चक्रवाती सिस्टम के रूप में वहीं पहुंच गया। इन दोनों के मिलने से बादल फटने जैसी तीव्र बारिश और भूस्खलन की घटनाएं हुई। ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग मौसम प्रणालियों का मिलना स्थानीय मौसम को कितना खतरनाक बना सकता है। वाकई मौसम और अर्थव्यवस्था की इन चुनौतियों के बीच एक और बड़ी बहस चल रही है, आत्मनिर्भरता की। प्रधानमंत्री ने हाल ही में त्योहारों के मौसम में स्वदेशी सामान खरीदने की अपील की है और वोकल फॉर लोकल को विकसित भारत यानी एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य का रास्ता बताया है। हाँ, ये आजकल काफी चर्चा में है। तो वोकल फॉर लोकल का असल मतलब क्या है? सिर्फ मेड इन इंडिया सामान खरीदना? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। वोकल फॉर लोकल सिर्फ स्वदेशी सामान खरीदने तक सीमित नहीं है। इसका बड़ा मकसद है भारत को उत्पादन, सप्लाई चेन और यहाँ तक कि खपत में भी आत्मनिर्भर बनाना। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो इसकी जरूरत आज कई कारणों से महसूस हो रही है। जैसे कि पहला, आर्थिक सुरक्षा। दुनिया में जब भी कोई उथल-पुथल होती है, जैसे कि कोई युद्ध या ट्रेड वॉर, तो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्थाएं उसका बेहतर सामना कर पाती हैं। दूसरा, हमारी बड़ी युवा आबादी। उन्हें रोजगार देने के लिए हमें अपने देश में ही उत्पादन बढ़ाना होगा। छोटे और मध्यम उद्योगों यानी MSMEs और कृषि को मजबूत करना होगा। रोजगार तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तीसरा, राष्ट्रीय सुरक्षा। अपनी तकनीक खुद विकसित करना, अपना डेटा सुरक्षित रखना और साइबर हमलों से बचना, ये सब आत्मनिर्भरता से ही संभव है। चौथा, पर्यावरण। स्थानीय उत्पादन और सप्लाई चेन अक्सर कम कार्बन उत्सर्जन करते हैं और संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, पर्यावरण का एंगल भी है इसमें। हाँ, और पांचवा, कूटनीति। आत्मनिर्भरता का मतलब दुनिया से कट जाना नहीं है, बल्कि दुनिया के मंच पर बराबरी से खड़े होने की ताकत हासिल करना है। भारत दवाइयों, IT सेवाओं या हरित ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लायर बन सकता है। संक्षेप में, आत्मनिर्भरता अलगाववाद नहीं, बल्कि दुनिया से जुड़ते हुए अपनी क्षमताएं बढ़ाना है। और इस दिशा में सरकार ने कुछ बड़े कदम भी उठाए हैं ना, जैसे 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक बड़ा आर्थिक पैकेज दिया गया था। हाँ, वो करीब GDP का 10% था। फिर आई PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजनाएं, जो कंपनियों को भारत में ज्यादा उत्पादन करने पर वित्तीय फायदा देती हैं। सही है, कई सेक्टर्स के लिए। व्यापार करना आसान बनाने के लिए नियमों को सरल किया गया है, जैसे श्रम कानूनों में सुधार। इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जोर है, जैसे PM गति शक्ति योजना और राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन। और डिजिटल इंडिया को भी नहीं भूलना चाहिए, जैसे GM पोर्टल, सेमिकॉन इंडिया मिशन। ये सब प्रयास इसी दिशा में हैं। हाँ, खादी को लेकर भी काफी जोर है। बिल्कुल। खादी फॉर फैशन, खादी फॉर नेशन, GI टैग उत्पाद, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। बिल्कुल, नीति आयोग भी इस पे काम कर रहा है। अच्छा, आत्मनिर्भरता की बात कूटनीति से भी जुड़ी है। हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री और चीनी राष्ट्रपति के बीच एक अहम बैठक हुई। हाँ, ये बैठक काफी महत्वपूर्ण थी। ये बैठक ऐसे समय में हुई जब वैश्विक व्यापार को लेकर खासकर अमेरिका की नीतियों के चलते कुछ तनाव का माहौल है। बिल्कुल। इस बैठक का मकसद भारत चीन संबंधों को सुधारना और स्थिर करना बताया गया। हालांकि हम जानते हैं कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद, व्यापार घाटा, चीन पाकिस्तान की नजदीकी जैसे कई अनसुलझे मुद्दे हैं। बिल्कुल, मुद्दे जटिल हैं और वो बने हुए हैं, लेकिन इस बैठक से कुछ सकारात्मक संकेत निकले। दोनों नेताओं ने इस बात पे जोर दिया कि भारत और चीन एक दूसरे के विकास में भागीदार हैं, प्रतिद्वंदी नहीं, और आपसी मतभेदों को विवाद का रूप नहीं लेने देना चाहिए। ये बात तो पहले भी कही गई है। हाँ, लेकिन इस बार माहौल थोड़ा अलग था। ये माना गया कि अगर दोनों देशों के रिश्ते स्थिर रहते हैं, आपसी सम्मान और हितों का ध्यान रखा जाता है, तो ये न सिर्फ दोनों देशों के लिए बल्कि पूरी दुनिया और एशिया के लिए अच्छा है। सीमा विवाद का एक निष्पक्ष, उचित और दोनों पक्षों को स्वीकार्य समाधान खोजने की प्रतिबद्धता फिर से दोहराई गई। समाधान की प्रतिबद्धता, लेकिन समाधान कब निकलेगा ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल। इसके अलावा लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने पर भी जोर दिया गया, जैसे सीधी उड़ानें शुरू करना, वीजा प्रक्रिया आसान बनाना और कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने पर विचार करना। अच्छा,
और व्यापार, वो जो घाटा है हमारा? हाँ, व्यापार के मोर्चे पर आपसी कारोबार और निवेश बढ़ाने के साथ साथ भारत के बढ़ते व्यापार घाटे को कम करने के लिए राजनीतिक और रणनीतिक स्तर पर काम करने की जरूरत पर सहमति बनी। तो इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि दोनों देश अब शायद टकराव से बचकर साझेदारी पर ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं। सीमा पर तनाव कम होने पर संतोष जताना और समाधान की बात करना, साथ ही एससीओ और ब्रिक्स जैसे मंचों पर एक दूसरे का समर्थन करना, क्या ये रिश्तों को एक नई दिशा देने की कोशिश है? ऐसा लगता है ये एक सोची समझी रणनीति हो सकती है ताकि रिश्तों को फिर से पटरी पर लाया जा सके और उन्हें ज्यादा स्थिर बनाया जा सके, खासकर तब जब दुनिया में कई और भू राजनीतिक बदलाव हो रहे हैं। ये दिखाता है कि जटिलताओं के बावजूद संवाद बनाए रखने और साझा हितों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए अब कुछ और दिलचस्प अपडेट्स देखते हैं जो दिखाते हैं कि बदलाव हर तरफ हो रहा है, तकनीक में, सुरक्षा में और पर्यावरण नीतियों में भी। हाँ, कई छोटी लेकिन महत्वपूर्ण खबरें हैं। पहला अपडेट बीमा सेक्टर से है। सरकार ने कुछ नए नियमों का मसौदा तैयार किया है जिसके तहत बीमा कंपनियों में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI की इजाजत दी जा सकती है। अभी ये सीमा 74% है। अच्छा, 100%? हाँ, अगर संसद इसे मंजूरी दे देती है तो विदेशी कंपनियां भारत की बीमा कंपनियों में पूरा निवेश कर सकेंगी। ये निवेश ऑटोमेटिक रूट से होगा, यानी इसके लिए ज्यादा सरकारी मंजूरियों की जरूरत नहीं होगी, लेकिन बीमा रेगुलेटर IRDAI इस पर नजर रखेगा। इसका मकसद शायद सेक्टर की क्षमता को अनलॉक करना और विकास को गति देना होगा। अनुमान है कि ये सेक्टर सालाना 7% से ज्यादा बढ़ सकता है। हाँ, दूसरा अपडेट हमारी डिजिटल सुरक्षा से जुड़ा है, APK स्कैम। ओहो, ये तो बहुत बढ़ रहा है आजकल। हाँ, ये एक तरह की ऑनलाइन धोखाधड़ी है। इसमें धोखेबाज लोग आपको फोन पर या मैसेज के जरिए कोई अनजान फाइल डाउनलोड करने के लिए कहते हैं, जिसे APK फाइल कहते हैं। और वो अक्सर किसी भरोसेमंद व्यक्ति या संस्था का नाम लेते हैं, बैंक अधिकारी बनकर या कोई सरकारी विभाग का कर्मचारी बनकर। बिल्कुल, और कोई जरूरी काम बताकर या डराकर आपसे वो फाइल इंस्टॉल करवा सकते हैं। ये फाइल असल में एक वायरस होती है। एक बार ये आपके फोन में आ गई तो धोखेबाज आपका पर्सनल डेटा चुरा सकते हैं या आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। हाँ, ये सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हैं, तात्कालिकता या डर पैदा करके। बहुत सावधान रहने की जरूरत है। अनजान लिंक या फाइल पर तो बिल्कुल क्लिक नहीं करना चाहिए। सही कहा। अगला अपडेट पर्यावरण से जुड़ा है, ग्रीन क्रेडिट के नियमों में बदलाव। पहले सरकार ने कहा था कि जो कंपनियां या लोग खाली पड़ी वन भूमि पर पेड़ लगाएंगे उन्हें ग्रीन क्रेडिट मिलेंगे। हाँ, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम GCP 2023 में लॉन्च हुआ था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। अब नियमों को थोड़ा बदला गया है। अब सिर्फ पेड़ लगाने से क्रेडिट नहीं मिलेगा, बल्कि ये देखना होगा कि वो पेड़ कितने बड़े हुए और कितने जीवित रहे। कम से कम 5 साल तक पेड़ों की देखभाल करनी होगी और उस जमीन पर कम से कम 40% हरियाली मतलब कैनोपी घनत्व लानी होगी। अच्छा, तो अब फोकस पेड़ के बढ़ने और जीवित रहने पर है, सिर्फ संख्या पर नहीं। हाँ, तब जाकर प्रति जीवित और 5 साल से बड़े पेड़ के लिए एक ग्रीन क्रेडिट मिलेगा। और एक और अहम बात यह है कि ये ग्रीन क्रेडिट अब खरीदे या बेचे नहीं जा सकेंगे, ना ही किसी और को ट्रांसफर किए जा सकेंगे, सिवाय एक ही ग्रुप की कंपनियों के बीच। ओह, ये तो बड़ा बदलाव है। हाँ, लेकिन अगर किसी कंपनी को किसी प्रोजेक्ट के लिए काटे गए पेड़ों के बदले कहीं और पेड़ लगाने हैं, जिसे क्षतिपूरक वनीकरण कहते हैं, या अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR के तहत पेड़ लगाने हैं, या कोई और कानूनी वृक्षारोपण का दायित्व है, तो वो इन ग्रीन क्रेडिट्स का एक बार इस्तेमाल कर सकती है। अच्छा, इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि पेड़ लगाना सिर्फ कागजी खाना पूर्ति ना रहे, बल्कि असल में हरियाली बढ़े, और ये क्रेडिट एक बार इस्तेमाल होने के बाद दोबारा यूज नहीं हो पाएंगे। समझ गया। चौथा अपडेट सड़कों और तकनीक से जुड़ा है, मल्टी लेन फ्री फ्लो यानी MLFF टोलिंग सिस्टम। NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने गुजरात में भारत का पहला ऐसा टोल सिस्टम लगाने के लिए समझौता किया है। हाँ, ये बैरियर फ्री टोलिंग की तरफ एक कदम है। इसमें हाईवे पर टोल प्लाजा पर गाड़ियों को रुकने की जरूरत नहीं होगी। ऊपर लगे कैमरे और RFID रीडर आपकी गाड़ी के फास्टैग और नंबर प्लेट को स्कैन करके अपने आप टोल काट लेंगे। मतलब हाईवे पर बिना रुके टोल भरना। सुनने में छोटा लगे, पर सोचिए इससे कितना फर्क पड़ेगा।
टोल प्लाजा पर लगने वाला जाम खत्म होगा, लोगों का यात्रा का समय बचेगा। हाँ, और ईंधन भी कम जलेगा। बिल्कुल, ईंधन कम जलेगा तो प्रदूषण भी घटेगा, साथ ही टोल कलेक्शन भी ज्यादा इफेक्टिव तरीके से हो पाएगा। ये भारत के हाईवे नेटवर्क को स्मार्ट और कुशल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सही है। 5वां अपडेट रक्षा क्षेत्र से है। अभ्यास युद्ध कौशल 3.0। भारतीय सेना ने पूर्वी हिमालय के मुश्किल इलाके कामेंग सेक्टर में ये युद्धाभ्यास किया। हाँ, ये नियमित अभ्यास है। इसकी खास बात थी एशनी प्लाटून की पहली तैनाती। ये सेना की नई यूनिट है जो आधुनिक तकनीक और पारंपरिक लड़ाई के तरीकों को मिलाकर काम करती है। अच्छा, ये नई प्लाटून है, इसमें उन्नत तकनीक और पारंपरिक युद्ध कौशल का मिश्रण है। हाँ, और इस अभ्यास में भारत की रक्षा कंपनियों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जो दिखाता है कि सेना अब स्वदेशी तकनीक और हथियारों पर ज्यादा जोर दे रही है, आत्मनिर्भर भारत के तहत। बिल्कुल, रक्षा उद्योग की सक्रिय भागीदारी आत्मनिर्भरता के विजन को दर्शाती है। और छठा अपडेट डिजिटल गवर्नेंस से जुड़ा है। डिजी लॉकर का बढ़ता इस्तेमाल। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन NEGD ने देश भर में लगभग 2000 सरकारी सेवाओं को डिजी लॉकर और ई डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया है। हाँ, NEGD जो मेटी के तहत एक सेक्शन 8 कंपनी है, उसने ये इंटीग्रेशन किया है। डिजी लॉकर सरकार की एक पहल है जहां नागरिक अपने जरूरी दस्तावेज जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, मार्कशीट वगैरह डिजिटल रूप में सुरक्षित रख सकते हैं। हाँ, और अच्छी बात यह है कि IT नियम 2016 के तहत डिजी लॉकर में रखे डिजिटल दस्तावेजों को ओरिजिनल दस्तावेजों के बराबर ही कानूनी मान्यता प्राप्त है। इसका मतलब ये है कि अब आपको हर जगह अपने ओरिजिनल कागज लेकर घूमने की जरूरत नहीं। काफी हद तक हाँ, आप कहीं भी कभी भी अपने डिजिटल दस्तावेज दिखा सकते हैं। इससे सरकारी सेवाएं तेजी से मिलती हैं, दफ्तरों का काम कम होता है और सुरक्षित भी है। हाँ, दस्तावेजों का आदान प्रदान भी सुरक्षित तरीके से होता है क्योंकि उनका रियल टाइम वेरिफिकेशन हो जाता है। ये आम आदमी के लिए डिजिटल सशक्तिकरण का एक अच्छा उदाहरण है। बहुत बढ़िया। अच्छा, कुछ और छोटे अपडेट्स भी हैं। एक है अग्रिम प्राधिकरण योजना के बारे में। कपड़ा निर्यातकों को राहत देने के लिए निर्यात दायित्व अवधि बढ़ाई गई है। हाँ, ये योजना निर्यात उत्पाद में इस्तेमाल होने वाले इनपुट के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देती है। इससे निर्यातकों को मदद मिलती है, खासकर जब अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेश QCO का पालन करना होता है। ठीक है। फिर एक अजीब सी खबर है, ब्लू ड्रैगन। स्पेन में इसके कारण कई समुद्र तट बंद करने पड़े। हाँ, ये ब्लू ड्रैगन यानी ग्लॉकुस एटलांटिकस एक छोटा सा समुद्री स्लग है, करीब 4 सेंटीमीटर का। प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर के गर्म पानी में पाया जाता है। खतरनाक है क्या? घातक तो नहीं, लेकिन इसका डंक बहुत दर्दनाक होता है। त्वचा लाल हो जाती है, सूज जाती है और कभी-कभी मतली या उल्टी भी हो सकती है। ओहो। और एक आखिरी अपडेट नक्शों से जुड़ा है। मर्केटर का नक्शा। अफ्रीकी संघ ने एक अभियान का समर्थन किया है, करेक्ट द मैप, जो मर्केटर मानचित्र प्रक्षेपण को इक्वल अर्थ जैसे विकल्पों से बदलने की बात करता है। हाँ, ये एक दिलचस्प ऐतिहासिक और भौगोलिक मुद्दा है। मर्केटर का नक्शा 1569 में बना था, खासकर समुद्री नेविगेशन के लिए। इसमें दिशाएं सही दिखती हैं, रहम रेखाएं सीधी नजर आती हैं। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि ये आकृतियों को तो सही रखता है, लेकिन क्षेत्रों के आकार को बहुत बिगाड़ देता है। ध्रुवों के पास के इलाके बहुत बड़े दिखते हैं और भूमध्य रेखा के पास वाले छोटे। जैसे ग्रीनलैंड नक्शे पर अफ्रीका जितना बड़ा दिखता है, जबकि असल में अफ्रीका उससे 14 गुना बड़ा है। अच्छा, ओ, ये तो काफी विकृति है। हाँ, इसीलिए इक्वल अर्थ जैसे प्रोजेक्शन की बात हो रही है, जो क्षेत्रों को सही अनुपात में दिखाते हैं। समझ गया। चलिए, अब समाज और मान्यता से जुड़े 2 अपडेट्स देखते हैं। पहला, प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। इस बार भारत के लिए खास है। हाँ, एजुकेट गर्ल्स नाम की NGO 2025 में यह पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन बना है। पहला भारतीय संगठन, ये तो बड़ी बात है। बिल्कुल, ये पुरस्कार एशिया का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। इसे एशियाई नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। 1957 में स्थापित हुआ था फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में। ये उन व्यक्तियों और संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने एशिया में असाधारण काम किया हो और बिना किसी पहचान की इच्छा के दूसरों की मदद की हो। एजुकेट गर्ल्स क्या काम करती हैं? जैसा कि नाम से पता चलता है, ये संस्था भारत में लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करती है, खासकर उन इलाकों में जहां लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर ज्यादा है। बहुत जरूरी काम है। और आखिरी खबर एक जगह से जुड़ी है, पापुआ न्यू गिनी। इसमें न्यू गिनी द्वीप का पूर्वी आधा हिस्सा आता है। न्यू गिनी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। इसके अलावा बिस्मार्क द्वीप समूह और कुछ और द्वीप भी इसमें शामिल हैं।
इसकी ज़मीनी सीमा सिर्फ पश्चिम में इंडोनेशिया से लगती है। अच्छा, और कोई खास बात? इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट विल्हेम है और भूवैज्ञानिक रूप से ये ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और प्रशांत प्लेट के टकराने से बना है। तो ये थे आज के विविध अपडेट्स। ये तो हुए तकनीक, सुरक्षा और पर्यावरण से जुड़े कुछ अहम अपडेट्स। हमने देखा कि कैसे भारत एक तरफ जलवायु परिवर्तन और आर्थिक चुनौतियों से निपट रहा है, तो दूसरी तरफ आत्मनिर्भरता और वैश्विक मंच पर अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही तकनीक और डिजिटल बदलाव हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन रहे हैं। हाँ, काफी कुछ एक साथ चल रहा है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा सवाल उभरता है। भारत एक तरफ आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन साथ ही उसे दुनिया के साथ भी जुड़कर रहना है, एकीकृत होना है। हाँ, ये संतुलन बनाना जरूरी है। बिल्कुल। ऐसे में भविष्य का रास्ता कैसा होगा? तकनीक और पर्यावरण को लेकर हमारी जो प्राथमिकताएं हैं, वे विकास की दिशा कैसे तय करेंगी? खासकर तब जब हमने देखा कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए कितने बड़े पैमाने पर वित्त और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत है। सही कहा। तो सवाल यह है कि क्या हम अपनी राष्ट्रीय जरूरतों और वैश्विक जिम्मेदारियों के बीच सही संतुलन बना पाएंगे? यह आने वाले वक्त की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होगी, जिस पर लगातार नजर रखनी होगी। बिल्कुल। ये सोचना जरूरी है कि ये सारे बदलाव मिलकर हमें किस भविष्य की ओर ले जा रहे हैं। आज इस विस्तृत चर्चा में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है ये जानकारी आपको चीजों को समझने में मदद करेगी। अगर आज की चर्चा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।